आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 5 को। टाइटल है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, यानी लंबाई और गति का माप। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम चीज़ों की लेंथ कैसे नापते हैं, कौन कौन से टूल और यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, चीज़ें कैसे मूव करती हैं, सीधी चलती हैं या गोल गोल घूमती है, और क्या मोशन बार बार रिपीट होती है। साथ ही हम सीखेंगे किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने और मोशन में होने से क्या फ़र्क है, और मोशन के कितने टाइप्स होती हैं, जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीपा, जो कि एक क्यूरियस यानी जिसे जानने की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ सवाल उठती हैं जिसके मन में। तो दीपा एक क्यूरियस और 11 साल की लड़की हरियाणा राज्य के एक टाउन में रहती है। अब नया स्कूल का नया साल शुरू हो गया है। दीपा को एक नई यूनिफॉर्म चाहिए क्योंकि उसकी हाइट बढ़ गई है। उसकी माँ उसे कपड़े की दुकान पर लेकर जाती है। वह 2 मीटर कपड़ा मांगती है तो शॉपकीपर उस कपड़े को मेटल की मेजरिंग रोड से मेज़र करता है। फिर टेलर एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से दीपा की मेजरमेंट्स लेता है। दीपा की माँ टेलर से बोलती है कि यूनिफॉर्म की लंबाई बढ़ा दे 4 अंगुल, यानी 4 उंगलियों के चौड़ाई जितनी। अब यहाँ पर दीपा सोच रही है कि क्या ये मेजरिंग टूल जैसे टेप और रोड वैसी ही हैं जैसी स्केल ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, और 4 अंगुला का मतलब वह समझना चाहती है, जो कि एक ट्रेडिशनल मेजरमेंट यूनिट है। दीपा अपने स्कूल के दोस्तों आशीष, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के साथ ये अपने इस अनुभव को शेयर करती है, और फिर उनके बीच इस बात पर डिस्कशन शुरू हो जाता है। अब देखिए डिस्कशन क्या हो रहा है इन्हें। हरदीप कहता है कि मैंने अपनी दादी को कपड़ा अपने आर्म से, अपने बाह से नापते हुए देखा है, कि वो अपने आर्म से, अपनी हथेलियों से मेज़र करती हैं। पद्मा कहती है कि क्या तुमने कभी देखा है कि एक किसान अपने खेत को पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए कैसे मापता है। वह चलता है और अपने स्ट्राइड्स यानी अपने कदमों की गिनती करता है। अनीस कहता है कि सिर्फ स्ट्राइड्स ही नहीं, सिर्फ कदम ही नहीं, कभी कभी किसान अपने पैरों की लंबाई से भी मेज़र करते हैं। दीपा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि बॉडी पार्ट से लंबाई मापना तो कितना मज़ेदार होगा, चलो हम भी किसी चीज़ को बॉडी पार्ट से मेज़र करते हैं। तस्नीम कहती है कि क्या मेज़र करें, चलो अपनी क्लास की टेबल की लंबाई को मेज़र करते हैं। पद्मा इस पर पूछती है कि और हम किस बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करें मापने के लिए, मेज़र करने के लिए। तो दीपा कहती है चलिए हम अपने हैंड स्पैन यानी हथेली की चौड़ाई का इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे करती हैं। मैंने अपनी माँ को इसे यूज़ करते हुए देखा है। इसे बेलिस्ट कहते हैं। हरदीप कहता है ठीक है, चलो हम अपनी मेज़रमेंट्स को नोट डाउन भी करते हैं, हमें इसे लिखते भी हैं। फिगर 5.1 में यूज़ ऑफ हैंड स्पैन फॉर मेजरिंग, ये एक पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी है टेबल एक्सप्लेनेशन के साथ। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल। आनीस, नेम ऑफ स्टूडेंट आनीस, नंबर ऑफ हैंड स्पैन स्लाइटली मोर देन 13। 13 बार उसने अपने हैंड स्पैन का, अपने हथेलियों का इस्तेमाल किया नापने के लिए। पद्मा ने भी 13 बार। उसी के बाद तस्नीम ने 13 से कम। दीपा के जो हैंड स्पैन थे, मतलब हाथ से नापा गए जो मेजरमेंट थी, वो 13 से 14 बार हुई, और हरदीप की 14 बार यानी 14 बार। फिर पद्मा कहती है अरे हमारी हैंड स्पैन की संख्या तो अलग अलग आई, तो अब हम टेबल की लेंथ के बारे में क्या कहें। हरदीप सोचते हुए पूछता है कि लेकिन ये नंबर अलग अलग क्यों आया। तस्नीम कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि हमारी हथेलियों के साइज़ अलग अलग हैं। अनीस एक आइडिया देता है, चलो इसे चेक करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हैंड स्पैन को, अपनी हाथों को साथ में रखते हैं और पता लगाते हैं कि सबकी लंबाई अलग अलग है। दीपा सोचते हुए कहती है कि अब समझ आया लोग स्केल और मेजरिंग टेप क्यों इस्तेमाल करते हैं। दीपा और उसके दोस्त टेबल की लंबाई को अपने हैंड स्पैन से कंपेयर करते हैं। टेबल की लंबाई को हैंड स्पैन के टर्म में बताया गया है। जहाँ जो हैंड स्पैन यानी हाथों की इस्तेमाल किया गया है, वहाँ एक यूनिट का उदाहरण है, एक यूनिट का एग्जाम्पल है। और किसी भी लेंथ को 2 हिस्सों में बताया जाता है।
एक नंबर और एक यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टेबल की लंबाई 13 हैंड स्पैन है तो 13 नंबर हुआ और हैंड स्पैन यूनिट हुई। लेकिन हैंड स्पैन जैसे दूसरे यूनिट जैसे हैंड, फुट, फिस्ट और फिंगर हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं। इसलिए हमें ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत होती है जो सबके लिए एक जैसी हो, ताकि अलग अलग लोगों की मेज़रमेंट में फ़र्क ना हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम। भारत में मेजरमेंट सिस्टम की बहुत पुरानी और समृद्ध हिस्ट्री है। अंगुला यानी उंगली की चौड़ाई, धनुष, योजन जैसी यूनिट्स पुराने समय भारतीय ग्रंथों में पाए जाते थे। इनका इस्तेमाल पुराने समय में नापने के लिए होता था, जैसे इमारतें, नक्शा और पुराने सामान। आज भी बढ़ई और दर्जी, कारपेंटर और टेलर जैसे लोग अंगुला का इस्तेमाल करते हैं। आगे है सेक्शन 5.2 स्टैंडर्ड यूनिट्स। सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समय के साथ यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम बने, लेकिन जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो मेजरमेंट में कन्फ्यूज़न होने लगी। इससे सभी देशों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बनाने का फैसला किया। अब जो सिस्टम यूज़ होता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इन मीटर्स, यानी एसआई यूनिट लेंथ की मीटर्स में नापी जाती है। सिंबल होता है एम। यहाँ पर फिगर 5.2 में आपको मीटर स्केल दिखाया गया है। एक मीटर 100 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। हर हिस्सा कहलाता है सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस स्केल में 0 से लेकर 15 तक मार्किंग बनी हुई है। दो बड़ी मार्किंग जैसे 1 और 2 के बीच में की दूरी होती है। दो बड़ी मार्किंग है जैसे 1 और 2 के बीच में दूरी होती है 1 सेंटीमीटर। फिर है हर 1 सेंटीमीटर को भी 10 छोटे भागों में बांटा गया है। इनमें से हर छोटा हिस्सा कहलाता है मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर इसी तरीके से अगर लंबाई बहुत ज़्यादा हो, जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक, तो हम उसे नापते हैं किलोमीटर्स में, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। छोटी चीज़ें जैसे स्केल, बुकों की मोटाई, मोबाइल, इनकी लंबाई हम नापते हैं सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। बॉक्स क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या रेलवे ट्रैक की लंबाई मीटर्स में मापना ठीक है, या फिर बुक के पेज और थिकनेस भी मीटर्स में मापेंगे? तो आंसर होगा नहीं। बड़े डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर्स यूज़ करते हैं और छोटों के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। अब कन्वर्जन टेबल दिया गया है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। डू यू नो में लिखा है कि इन सम स्केल यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग दिस इज इन इंचेस। कुछ स्केल में एक और मार्किंग होती है जिसे हम इंचेस कहते हैं, और 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पुराने ज़माने में के लोग इंच, फुट, यार्ड का इस्तेमाल करते थे, और आज भी बहुत से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे है स्पीच बबल में एक डायलॉग लिखा हुआ है। अनीस कह रहा है, मान लो हम सब एक बार फिर से टेबल की लंबाई नापें, लेकिन इस बार मीटर स्केल से। क्या इस बार भी रिजल्ट अलग अलग आएंगे? पद्मा जवाब देती है, नहीं, लेकिन पहले हमें यह सीखना चाहिए कि स्केल को सही तरीके से कैसे यूज़ करें। किसी भी चीज़ की लंबाई नापने के लिए हमें सही स्केल की ज़रूरत होती है। अगर आप पेंसिल की लंबाई नापना चाहते हैं तो आप 15 सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी रूम की हाइट नापनी हो तो आपको मीटर स्केल या मेजरिंग टेप की ज़रूरत होगी। आप पेड़ की मोटाई या छाती का साइज जिसे मीटर स्केल से नहीं नाप सकते। आप पेड़ की मोटाई या उसकी मोटापा छाती को मीटर स्केल से नहीं नाप सकते। ऐसी मेज़रमेंट के लिए फ्लेक्सिबल टेप जैसे दर्जी के जो टेप हैं उनकी ज़रूरत होती है। जब हम लंबाई नापते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल? कि स्केल को ऑब्जेक्ट की लंबाई के साथ सीधे और छूते हुए रखना चाहिए, जैसे कि फिगर 5.24 में दिखाया गया है। करेक्ट स्केल
पूरी तरह से ऑब्जेक्ट के साथ रखा गया है, और इनकरेक्ट स्केल में स्केल को ऑब्जेक्ट से दूर और तिरछा रखा गया है। व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई वाइल रीडिंग द स्केल? अगर आप पेंसिल की लंबाई स्केल से माप रहे हैं तो आपकी आंखों की पोजीशन सीधे पेंसिल के सिरे पर ऊपर होनी चाहिए, जैसे फिगर 5 में बी पोजीशन सही है। आगे है मेजरिंग विथ ब्रोकन स्केल। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन? अगर किसी स्केल की जो एंड्स है वो टूटी हुई हो तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे मेजर करोगे? इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर इट कैन स्टिल बी यूज फॉर मेजरमेंट। अगर स्केल का एक सिरा टूटा हुआ हो या जीरो दिखाई नहीं दे रहा हो फिर भी आप उसका यूज़ कर सकती हैं। आप 1 सेंटीमीटर या कोई और मार्क से मेज़रमेंट शुरू करें, फिर दूसरे सिरे की वैल्यू से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ रखेंगे 1 सेंटीमीटर और एंडिंग पॉइंट रखेंगे 10.4 सेंटीमीटर। और तो लेंथ यहाँ पर आपको मेज़र करने के बाद आएगी 10.4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर माइनस करने के बाद 9.4 सेंटीमीटर। इस फिगर में दिखाया गया है कि टूटी हुई स्केल को कैसे इस्तेमाल करें। आगे है हाउ डू यू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट मेजरिंग लेंथ? जो बच्चे दृष्टिहीन हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, वो लंबाई कैसे नापती हैं? तो आंसर है इसमें दे यूज स्केल विथ रेज्ड मार्किंग, मतलब वो ऐसी स्केल का यूज़ करती हैं जिन पर उभरे हुए निशान होते हैं और वे उन निशानों को छूकर महसूस कर ऑब्जेक्ट को नाप सकती हैं। आगे है एक्टिविटी 5.1 लेट अस मेजर, कि अपने आसपास की कुछ चीज़ें चुनिए जैसे कोम्ब, पेन, पेंसिल और इरेजर और उनकी लंबाई मापिए। हर ऑब्जेक्ट को एक एक करके मीटर स्केल में मापिए और नीचे दिए गए टेबल 5.2 में लिखिए। जैसे यहाँ पर पेंसिल को मेज़र किया गया है, उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। बच्चे इस टेबल में ऑब्जेक्ट का नाम और उसकी मेजर लेंथ भर सकते हैं। आगे है डिस्कशन क्वेश्चन, वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट आल्सो। जब भी आप लंबाई लिखें तो उसके साथ यूनिट लिखना ना भूलें। योर रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 1 पार्ट इज नंबर एंड अनदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजर। इससे 2 हिस्से में बनेंगे। जब भी आप मेज़र करोगे तो 2 हिस्सों में आपकी आंसर आएगा। पहला हिस्सा होगा जिसमें आपका नंबर लिखा होगा और दूसरा हिस्सा जिसमें उसकी यूनिट लिखी होगी। जैसे नंबर होगा 10 और यूनिट होगी सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। अपनी क्लास में और भी बच्चों ने शायद वही चीज़ें नापी होंगी। अपने मेज़रमेंट को दोस्तों के मेज़रमेंट के साथ कंपेयर करो, क्या सभी का रिजल्ट सेम आया है या थोड़ा डिफरेंट। अगर रिजल्ट अलग है तो सोचिए और डिस्कस कीजिए कि क्यों डिफरेंट आया है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल, कि कुछ मेजरिंग डिवाइस को फ्लेक्सिबल मटेरियल से क्यों बनाया जाता है। इसका कारण यह है कि कुछ जगहों पर कर्व या राउंड सरफेस नापनी होती है, जैसे कि कपड़े या शरीर। ऐसे में फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप यूजफुल होती हैं। येलो बॉक्स में लिखा है डू यू नो यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर बिगिन विथ लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कि लेंथ की यूनिट जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर हमेशा छोटे अक्षर लोअर केसेस में लिखी जाती हैं, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखे जाते। देयर सिंबल KM, CM, MM आर नेवर फॉलोड बाय S फॉर प्लूरल्स। इन सिंबल्स के बाद S कभी नहीं लगाया जाता, चाहे कितनी भी बड़ी यूनिट हो, इनको KM, M, CM और MM ही यूज़ किया जाता है। और सिंबल्स के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। जैसे अगर आप लगाने लगे 10.7 सेंटीमीटर और फिर आगे डॉट लगा दें फुल स्टॉप, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं रखता। तो जब भी यूनिट लिखे तो उसके लास्ट में कभी भी फुल स्टॉप का साइन ना लगाएं। और लिखते समय नंबर और यूनिट के बीच में थोड़ा सा स्पेस जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5.4 एंड 5.5। 5.4 है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। आनीस और उसके माता पिता ने अपने घर के बरामदे में इलेक्ट्रिक लाइट की लड़ी सजाई है, जैसे कि फिगर 5.7 में दिखाया गया है। अब सवाल ये है कि उन्होंने लाइट की ज़रूरी लंबाई कैसे नापी होगी। अगर लाइन कर्व्ड है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो हम उसे फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप या धागे से की मदद से नाप सकते हैं, जैसे फिगर 5.8 में दिखाया गया है। पहले धागे को घुमाकर लाइन पर रखो, फिर उसके सीधा करके मीटर स्केल से नापो। नेक्स्ट है 5.5 डिस्क्राइबिंग पोजीशन।
एक दिन टीचर बच्चों को बताती है कि उन्हें पास के गार्डन की एजुकेशनल विजिट पर जाना है। वो बच्चों से कहती है कि वो गार्डन में सीधे पहुंचेगी। दीपा और उसके दोस्त सोचती हैं कि गार्डन ज़्यादा पास है या स्कूल। तो हर बच्चा अपना अपना अलग अलग ओपिनियन देता है। तानिश और पद्मा गार्डन सोचते हैं कि गार्डन पास होगा। दीपा और अनीस सोचती है कि स्कूल पास होगा। हरदीप सोचता है लोग लगभग दोनों बराबर दूरी पर ही होंगे। जैसा कि फिगर 5.9 में सभी घरों, स्कूलों और गार्डन की पोजीशन दिखाई गई है। अब है व्हाट डू यू थिंक इज़ करेक्ट। इन सभी में से असल में ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। असल में सभी बच्चे सही हैं। यहाँ पर सभी बच्चों की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल सही है। फिर उनके आंसर अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सभी ने डिस्टेंस को अपने अपने घर से कंपेयर किया है। अगर सभी एक जगह से, जैसे बस स्टेशन से नापते तो आंसर सेम आता। जब हम किसी फिक्स जगह, जैसे कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट से दूरी नापते हैं तो उस जगह को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यानी मतलब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम किसी फिक्स जगह पर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट से किसी दूरी को नापते हैं तो उस जगह को कहती हैं रेफरेंस पॉइंट। कुछ दिन बाद हरदीप प्लेग्राउंड चलने को कहता है अपने दोस्तों से। टीचर चाहती है कि बच्चे कबड्डी ग्राउंड की लाइन बनाने में उनकी मदद करें। पद्मा कहती है कि हमें स्पोर्ट्स रूम से लंबी मेजरिंग टेप चाहिए होगी इसके लिए। दीपा कहती है पहले हम वो जगह तय करें जहाँ से हमें मेजरिंग टेप शुरू करेंगे और उसे कहेंगे रिफ्रेशिंग पॉइंट, जैसे फिगर 5.11 में कबड्डी कोर्ट के लिए दिखाया गया है। आगे कि कुछ दिनों बाद पद्मा बस से दिल्ली अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही थी। वह बहुत एक्साइटेड थी और रोड के किनारे लगे किलोमीटर स्टोन्स को पढ़ रही थी। हाँ, वो बहुत एक्साइटेड थी और रोड के किनारे लगे किलोमीटर स्टोन को पढ़ रही थी। एक पत्थर पर लिखा था दिल्ली 70 किलोमीटर, यानी पद्मा दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है, जैसे फिगर 5.2 में दिखाया गया है। आगे चलकर अगले पत्थर पर लिखा था दिल्ली 60 किलोमीटर, यानी अब वो और करीब आ चुकी है। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट सी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। हर किलोमीटर स्टोन से ये पता चल रहा था कि पद्मा अपने डेस्टिनेशन यानी ग्रैंड पेरेंट्स के घर की ओर नज़दीक आ रही है। ये सभी किलोमीटर स्टोन्स ये बता रहे थे कि पद्मा दिल्ली से कितनी दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली की रेफरेंस पॉइंट, यानी जिससे हम दूरी नाप रहे हैं, उसे रेफरेंस पॉइंट दिया गया है। क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कशन क्वेश्चन इन बुक्स। व्हाट डू यू सच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट। ऐसे किलोमीटर स्टोन्स किस चीज़ को बताते हैं? ये बताते हैं कि आप किसी खास जगह से कितनी दूरी पर हो। क्वेश्चन है अगला, हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन। पद्मा ने कैसे समझा कि वो अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच रही है, क्योंकि किलोमीटर स्टोन पर लिखी डिस्टेंस कम होती जा रही थी। जो पहले 70 किलोमीटर थी फिर 60 किलोमीटर हो गई, इसका मतलब वो दिल्ली के करीब पहुंच रही हैं। फिगर 5.13 में दिखाया गया है दिल्ली 17 किलोमीटर, 60, 50, इस तरीके से वो भी आगे बढ़ रही है। अगर पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा है तो पद्मा 70 किलोमीटर दूर है। अगर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा है तो अब वह 60 किलोमीटर दूर रह गई है। इसका मतलब डेस्टिनेशन कम हो रही है और वह दिल्ली के पास आती जा रही है। आगे है 5.6 मूविंग थिंग्स, चलती हुई चीज़ें। इसमें लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द रिफरेंसिंग पॉइंट विथ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलती है टाइम के साथ किसी रिफ्रेंसिंग पॉइंट के मुकाबले तो हम उसे मोशन कहते हैं, यानी वह मोशन में है, गति में है, वो मूव हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलता अपने रिफरेंस पॉइंट के हिसाब से, जहाँ पर वो था पहले से वहीं पर है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पर है, रुका हुआ है। दीपा ने बस में इधर उधर देखा तो देखा कि सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। 1 मिनट बाद उसने फिर देखा, लोग अभी भी वहीं बैठे थे। उसने सोचा क्या ये लोग मूव कर रहे हैं या नहीं। उसने डिसाइड किया कि पैसेंजर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसलिए वो सब रेस्ट में है। बट व्हाट अबाउट द व्यू आउटसाइड, जो बाहर दिख रहा है उसका क्या। लेकिन जब दीपा ने बाहर देखा तो उसे लगा कि पैसेंजर मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन बाहर की चीज़ों जैसे पेड़, बिल्डिंग के मुकाबले बदल रही थी।
ये समझने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में रेफरेंस पॉइंट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर दीपक खुद को या बस को रेफरेंस पॉइंट माने तो यात्री रेस्ट में है क्योंकि सब अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। हालांकि लेकिन अगर वो बाहर की चीज़ें जैसे बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट माने तो बस उस बिल्डिंग के मुकाबले आगे बढ़ रही है, चल रही है और वो मोशन में है। तो मेन कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन में होने का पता हम रेफरेंस पॉइंट से लगा पाते हैं। सेम ऑब्जेक्ट एक नज़रिए से रेस्ट में होती है और दूसरे नज़रिए से वह मोशन में भी होती है। आगे पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे एक्टिविटी 5.3 लेट अस एक्सप्लोर लीनियर मोशन के बारे में। एक रेजर लो और उसे थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिराओ। अब ध्यान से देखो कि वह कैसे मूव करता है। क्या वह सीधे लाइन से नीचे आता है? जब एक ऑरेंज पेड़ से गिरता है तो वह क्या वो भी सीधे लाइन में ही आता है? क्या आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी है? उस परेड में स्टूडेंट का मार्च पास्ट याद करो। क्या वे एक सीधी लाइन में चलते हैं? हाँ, वो बिल्कुल सीधी लाइन में ही चलते हैं। जब कोई भारी बॉक्स को धक्का देता है तो वो सीधे रास्ते पर मूव करता है। कंक्लूजन ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करता है तो उसकी मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करता है तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। गिरता हुआ इरेजर, चलता हुआ स्टूडेंट या धकेला गया बॉक्स या चलती हुई मिलिट्री मार्च, रिपब्लिक डे परेड, ये सभी लीनियर मोशन के अंदर ही आती हैं। अब अपने आसपास के लीनियर मोशन के एग्जाम्पल को ढूंढो और बुक में लिखो। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सभी चीज़ें सीधी लाइन में ही चलती हैं? नहीं, जरूरी नहीं कि सभी चीज़ें सीधी लीनियर मोशन में ही चली। आपने कभी झूले या मैरी गो राउंड में खेला होगा। उनके मोशन सीधे नहीं होते बल्कि गोल या आगे पीछे होते हैं। इनके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक्टिविटी 5.4 में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन को। इसमें लिखा है कि एक इरेजर या आलू को एक धागे के एक सिरे पर बांधो, दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ो और उसे घुमाओ। अब ध्यान दो ये कैसे मूव कर रहा है। कंक्लूजन इसका निकलेगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट गोल रास्ते में घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, जैसे मैरी गो राउंड या घूमती हुई इरेजर। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5.5 ऑक्सीलेटरी मोशन। इसके लिए एक्टिविटी है कि इरेजर को धागे से बांध कर लटकाओ, उसे थोड़ा एक तरफ खींचकर छोड़ दो। क्या वो आगे पीछे हिलने लगा है? क्या ये मोशन झूले की तरह नहीं लग रहा? ऑब्जेक्ट, अब इसका कंक्लूजन ये है, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ आगे पीछे हिलता है, जब हम उसे किसी ऑब्जेक्ट आगे पीछे हिलता है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसके एग्जांपल है पेंडुलम। पेंडुलम में आपने घड़ी में देखा होगा, उसका जो घंटा है टाइम होने पर या अलार्म बजने पर वो आगे पीछे घूमता है। झूला भी ऐसे ही है, आगे और पीछे होता है। लटकता हुआ इरेजर जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस एक्टिविटी में, वो भी ऑसिलेटरी मोशन ही है। अब एक्टिविटी 5.6 में हम पढ़ रहे हैं अनदर ऑसिलेटरी मोशन। इसके लिए एक पतली मेटल की स्ट्रिप यानी एक पट्टी लो, उसकी एक सिरा मेज पर दबा कर रखो, उसे किताब या बुक या ब्रिक से दबा दो, किसी ईंट से दबा दो, चाहे जैसे कि फिगर 5.17 में दिया गया है। अब उसका दूसरा सिरा हल्का सा दबाकर छोड़ दो। क्या वो ऊपर नीचे हिल रहा है? ऐसे मोशन को, जो यहाँ पर आपने देखने को मिला इस एक्टिविटी में, ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं क्योंकि वो टू एंड फ्रो हो रहा है, आगे और पीछे हो रहा है, ऊपर और नीचे, सॉरी। नेक्स्ट है व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट बार बार एक ही पाथ को फिक्स समय में दोहराए तो उसे पीरियोडिक मोशन पढ़ रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बार बार एक ही पाथ को फिक्स समय में दोहराए तो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन बार बार एक ही गोल रास्ते में घूम रहा है, ऑसिलेटरी मोशन बार बार आगे पीछे हिल रहा है, तो दोनों पीरियोडिक मोशन के अंदर आते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है और आगे देख लेते हैं कुछ। हाँ, यही है। तो यहाँ पर समरी में आप जान लीजिए मोशन कितने टाइप के थे। लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। लीनियर मोशन वो होता है जिसमें सीधी लाइन में चलते हैं, कोई भी सीधी लाइन में आगे बढ़ रहा होता है। सर्कुलेटरी मोशन में गोल गोल घूमना होता है। ऑसिलेटरी मोशन में आगे और पीछे की तरफ हिलता है कोई भी चीज़। पीरियोडिक मोशन बार बार सेम मोशन दोहराया जाता है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।